हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में आज पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि जो हमारी परंपराओं से चले आ रहे थे, सदियों से चले आ रहे थे, वो तो हम पढ़ चुके थे। आज वो जो भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है, भविष्य में ही काम आएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आप सब जानते हैं। ये सूर्य से आने वाली एनर्जी, सूर्य से आने वाले तापमान को प्लेटों के जरिए ऑब्जर्व करता है, और फिर बैटरियों के माध्यम से ये, जैसे ये हमारी छत है तो इस पे एंगल पे हम लोग ऐसी प्लेटें लगा देते हैं। ये प्लेटें सूरज से आने वाली रोशनी को ऑब्जर्व करती हैं, और यहाँ से वायर के माध्यम से घर में रखी हुई बैटरियों को क्या कर देते हैं, ये चार्ज कर देती हैं। जिससे फायदा क्या होता है कि हमें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने में काम आती है, और फिर हम इसे घर में काम में ले सकते हैं। सौर ऊर्जा को लेकर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, राजस्थान सरकार सब्सिडी दे रही है, और आने वाले समय में सौर ऊर्जा का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। जो विकसित देश हैं जो इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान की परिस्थिति ऐसी अनुकूल है कि यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, लगभग 8 महीने से ज्यादा प्रचुर मात्रा में धूप रहती है, और गर्मियों में तो बहुत भयानक धूप रहती है। इसीलिए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये अनुकूल जिले हैं। इसमें सौर ऊर्जा बहुत आसानी से पैदा की जा सकती है, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। और अभी तो शेखावाटी में नलकूप को लेकर सब्सिडी बहुत ज्यादा मात्रा में दी जा रही है। तो सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन का कार्य सूरतगढ़, गंगानगर में भी चल रहा है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहिए। सौर ऊर्जा सीधा हमें पर्यावरण सुरक्षित करते हुए ऊर्जा पहुंचाने वाला सोर्स है। उसके बाद अगली बात करें पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा अपने जीण माता जी के यहाँ भी है, मुख्य रूप से जैसलमेर में है, राजस्थान में। और ऐसी स्थिति जहाँ पवन ऊर्जा के अनुकूल है वो है जैसलमेर, बाड़मेर। वहाँ धरा समतल है और हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, विकास इतना हुआ नहीं है, या घर बार बड़े टावर है नहीं, इसलिए हवा बहुत तेजी से आती है। और पवन ऊर्जा के वहाँ क्या है, अनुकूल। पवन ऊर्जा के लिए इस प्रकार की चक्कियां बना ली जाती हैं। ये जब घूमेगा बहुत तेजी से, ये ठीक वैसा ही कार्य करेगा जैसे टरबाइन करते हैं। ये एक प्रकार का चक्र होता है, इसमें ब्लेड टाइप से पत्तियां लगी होती हैं, और जैसे हमने कल देखा था कि पानी की धार एक टरबाइन पे गिरती है, टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बिजली बनती है। ठीक वैसा ही ये घूमने का काम पवन से कराती है, और सीधा बिजली जनरेट होती है। ये भी बड़े प्लांट है, एक एक बहुत महंगा कॉस्टली लगता है, लेकिन ये लगने के बाद इसमें बाकी कोई लागत नहीं होती है। इसको सीधे बिजली से जोड़ा जा सकता है, पावर को स्टोर किया जा सकता है, और पवन की गति लगभग पूरे समय रहती है। इसके बाद बायोगैस की कल हम बात कर चुके थे। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, ये भी पर्यावरण फ्रेंडली ही होती है। भूतापीय गैस, पृथ्वी की अंदर भूगर्भ में देखें, पृथ्वी के भूगर्भ में देखें तो कुछ चट्टानें गर्म चट्टानें होती हैं। जब जल इससे टकराता है और बाहर आता है तो जल भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने जो ग्रुप में पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि पृथ्वी के गर्त में जब हम जाते हैं तो गर्मी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है। तो बहुत सारी चट्टानें गर्म चट्टानें भी होती हैं। जब जल इनके टकरा के बाहर आता है तो गर्म जल कहलाता है। जैसे राजस्थान में गढ़मुरा जिला है, बहुत सारी जगह गर्म जल निकल रहा है, जहां से भी तापीय विद्युत या भू तापीय गैसों के माध्यम से या भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है गढ़मुरा।
जो करौली जिले में पड़ता है। ये वही स्थान है जहां पर राजा मोर ध्वज ने अपने बच्चे को काट दिया था भगवान विष्णु के कहने पर, और बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी इसका है। जल स्रोत बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहता हुआ पानी है, हमने भी यहाँ तक यूज किया था, बहता हुआ पानी है, बहुत आसानी से पानी उपलब्ध होता है, और झरने टाइप का पानी है। केले की खेती मोस्टली होती है, यहाँ भी गर्म जल की धार देखने को मिलती है। बहुत सारे तीर्थ स्थान हमारे ऐसे हैं जहाँ पर गर्म पानी का निकास हमें देखने को मिलता है। उसका मुख्य कारण है पृथ्वी के भूगर्भ में जो चट्टाने हैं वो कहीं न कहीं गर्म है, और उनसे टकराकर जो पानी आने वाला है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए गर्म कुंड मिलते हैं, गर्म पानी के झरने मिलते हैं। बहुत सारी जगह तो इतना गर्म पानी है कि इंसान उसको टच नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के आसपास वो जल होता है। तो ये सब किसके कारण है, भूतापीय ऊर्जा के कारण ही है। तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, क्योंकि गर्म जल से बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन्हीं का ज्यादा जोर रहेगा, इन्हीं की आवश्यकता क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। यदि हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल एक निश्चित समय तक ही चल सकता है, इसके बाद नहीं चलेगा। डीजल है, अपने बहुत सारे और ईंधन हैं, ये सब जो पृथ्वी से निकलने वाले हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में होंगे, लेकिन ये अनलिमिटेड है। जैसे सौर ऊर्जा है, यदि सोलर प्लांट खत्म हो गया या सूर्य की एनर्जी खत्म होगी तो सृष्टि क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये अनलिमिटेड है। पवन ऊर्जा, वायु के बिना हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन हमारी प्राणदेह है, और ऑक्सीजन के बिना कल्पना भी जीवन नहीं कर सकता। बायोगैस है, जब तक मानव रहेगा तब तक पशु रहेंगे, और पशु रहेंगे तो बायोगैस आसानी से चलती रहेगी। भूतापीय ऊर्जा, जब तक धरती रहेगी तब तक चट्टानें रहेंगी, और चट्टानें रहेंगी तो ऊर्जा यहाँ से मिलने वाली ही है। तो ये अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, इनको यूज करना और बहुत तरीके से यूज करना अभी हमें बाकी है, क्योंकि इनको लाने में बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसमें बायोगैस को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें कॉस्टली पड़ती हैं। प्राकृतिक संसाधनों में हम आगे बात करें, अगला संसाधन है मृदा संसाधन, जिसकी कुछ बातें हम कर चुके थे। मृदा संसाधन वास्तव में है क्या। यदि मानव जीवन को चलाना है तो खाद्यान्न बहुत जरूरी है, भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन की मात्रा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मृदा से प्राप्त होती है। मृदा के भोजन के साथ साथ, खेती के साथ साथ हमारा निवास इस पर होता है, हमें जीवन यहाँ से मिलता है, या यूं कहें हमारे को धारण करने वाली भूधरा धरती माता है। मृदा संसाधन को हमने बहुत भयंकर तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। मृदा का निर्माण पेड़ पौधों और बहुत सारी प्राकृतिक गतिविधियों से हुआ है। बहुत सारी प्राकृतिक गतिविधियां, जैसे पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारे अवशिष्ट गिर जाते हैं, वो फिर बाद में सड़ते हैं और वो खाद के रूप में मृदा में शामिल हो जाते हैं, वो एक उपजाऊपन उनमें शामिल कर देते हैं। लेकिन ये मृदा बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, उर्वरक थी, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उर्वरकता इसमें क्या थी, प्रचुर मात्रा में थी। लेकिन धीरे धीरे मानवीय गतिविधियों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, और मानवीय गतिविधियों में जैविक खेती की जगह कौन सी खेती आ गई, रासायनिक खेती आ गई। रासायनिक खेतियों में रासायनिक खाद आने लग गए, बहुत प्रकार की समस्याएं आने लग गई, कीटनाशक वाले इस्तेमाल होने लग गए, और इतना भयंकर तरीके से कृषि का दोहन हुआ, मृदा संसाधन का दोहन हुआ कि मृदा का उपजाऊपन ही जाता रहा, या यूं कहें कि मृदा आज पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। यदि हम देखें मृदा का उपजाऊपन, तो खेत का ये वाला हिस्सा होता है, लगभग 4 अंगुलियों के बराबर इतना ही उपजाऊपन होता है। आपने देखा होगा बीज की जब बुआई होती है, खेत में जब बीज डाला जाता है तो इससे ज्यादा नीचे नहीं डाला जाता, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे अगर डाल देंगे तो बीज उगेगा भी नहीं, और ये क्षेत्र उपजाऊपन रहता है। लेकिन मानवीय कृत गतिविधियों के कारण इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे पशु की चराई हम लोग करते हैं, उसमें तो पशु के जो पैर के खुर आते हैं
वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और मिट्टी के लेवल से यदि ऊपर आ गई तो वो हवा के माध्यम से बह जाएगी। पानी का अनियंत्रित बहाव भी उपजाऊपन को लेकर चला जाता है। पेड़ों की कटाई के कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग उपजाऊपन को खो रहे हैं। अनियमित खेती भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। लगातार मात्रा में उसमें बायोगैस वाला खाद, गोबर गैस वाला खाद अगर हम नहीं डालते हैं तो भी उसकी उर्वरकता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जो हम रसायन डाल रहे हैं, ये रसायन हमारे कीटनाशकों को तो मार देंगे, लेकिन जो उसकी फर्टिलाइजेशन की जो चीजें कैपेसिटी है उसको भी क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं जमीन की उर्वरकता को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसके कारण मृदा संशोधन का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। हमें इसे डेवलप करना चाहिए। बहुत सारे प्राकृतिक आवास अपने आप को रिसाइकिल कर लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। ये प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है कि जैसे कोई भी पौधा अगर नष्ट होगा तो उसके बीज स्वतः ही उगना शुरू हो जाएंगे। प्रकृति अपने आप को सीधे ही डेवलप करती है, उसे डेवलप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उसके चक्र में हम आ जाएं तो वो चक्र टूट जाएगा। जैसे पेड़ पौधे यदि नष्ट होते हैं तो वो अपने आप ही उगना शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन हमने उनको उगने के लिए जगह ही नहीं दी, हमने उसको पनपने के लिए मौका ही नहीं दिया। जैसे गंगा नदी है, अपने आप को स्वस्थ स्वयं ही कर रही है। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हम स्वस्थ नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने आप ही जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पीछे वाला जल आया और उसको पूरे गंदगी को बहाकर ले गया और गंगा का पानी पीने योग्य हो गया। यदि मानवीकृत गतिविधियों को कम कर लिया जाए, मानवीकृत इंटरफेयर को कम कर लिया जाए, तो नेचर अपने आप ही क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो मृदा संसाधन के बारे में हम जान चुके हैं। मृदा की उपजाऊपन के लिए मृदा संसाधन जरूरी है, हमारे निवास के लिए जरूरी है, बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए जरूरी है। इसको नुकसान पहुंचाने वाली 3 चीजें हैं। पहला है भूस्खलन। ये क्या होता है, बारिश के दिनों में हम देखें तो पानी के रिसाव के कारण जमीन में दरारें होती हैं, जमीन में गैप कम हो जाता है और जो उनकी पकड़ होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उत्तराखंड है, हिमालय के कुछ भाग हैं, अपने राजस्थान के कुछ भाग हैं, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये पहाड़ कई जगह तो पथरीले पहाड़ है नीचे से ही, और कई जगह मिट्टी के ऊपर बने हुए पहाड़ हैं। तो मिट्टी का स्वभाव है, बारिश में वो स्लिप करती है, खिसक जाती है, जगह छोड़ देती है, क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं किसका कारण बनती है, भूस्खलन का कारण बनती है। बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, इन रास्तों को भी हम देखें तो बहुत बार भूस्खलन हमने यहाँ देखा है। हिमालय में भूस्खलन देखा है। हमारे द्वारा मानवीकृत गतिविधियों के कारण जब पहाड़ों को काटा जाता है तो पहाड़ों को काटने के लिए बहुत सारे ब्लास्ट की आवश्यकता होती है, बहुत सारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो जिन पहाड़ों को हम डिस्टर्ब करते हैं, जिन पहाड़ों की संरचना को काटते हैं, तो उनमें ग्रेप्स बन जाते हैं और वो क्रैक्स, ग्रेप्स वो कहीं ना कहीं एक भूस्खलन को क्या देते हैं, फिर भविष्य में जन्म। भूकंप भी भूस्खलन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये हमारे मृदा संसाधन को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत बार हमने देखा है बहुत सारे लोग इसके नीचे दब जाते हैं। अपर्दन, अपर्दन का कारण मैंने आपको बता ही दिया। अपर्दन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मृदा के उपजाऊपन में कमी, पशुचारण हो सकता है, अत्यधिक पशुचारण हो सकता है, हवाओं का आना हो सकता है, अत्यधिक जल का बहना हो सकता है, पेड़ पौधों के कटाव के कारण भी अपर्दन हो सकता है, उपजा रासायनिक क्रियाओं को खाद में ज्यादा, रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल भी अपर्दन का कारण हो सकता है। ये सारी चीजें मृदा अपर्दन का कारण है। फिर मरुस्थलीकरण, ये सबसे बड़ी समस्या है। मरुस्थलीकरण सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो होता है वर्षा का ना होना। राजस्थान में क्या है, मॉनसून आधारित वर्षा है, मॉनसून आधारित बारिश है। ये कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी इसमें बाढ़ लेकर आता है, कभी ये सूखा लेकर आता है। तो ये अनियमितता पाई जाती है। मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है खेती ना होना, ये प्रथम कारण है इसका। यदि एक लाइन में पूछा जाए कि मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है या मरुस्थलीकरण क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा तत्व जिम्मेदार है,
तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? खेती ना होना। आप देखें, जहाँ खेती होगी वहां की मिट्टी उपजाऊपन होगी, वहां पर चार दीवारी भी होगी, पानी से सिंचाई भी होगी, तो व्यवस्थाएं कैसी होंगी? अनुकूल हो जाएंगी और मरुस्थलीकरण नहीं होगा। वास्तव में मरुस्थल को देखा जाए तो मरुस्थलीकरण हुआ कैसे है? चट्टानों का बहुत सालों तक अपरदन हुआ है, टूटना हुआ है, और चट्टानों से धीरे धीरे मिट्टी बनी है, वही मरुस्थलीकरण कहलाता है, उसी से मरुस्थल बना है। आपने देखा होगा सामान्य मिट्टी और मरुस्थल की मिट्टी के कणों में अंतर होता है। सामान्य मिट्टी के कण बारीक होते हैं, मरुस्थल के कण मोटे होते हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि उनमें अभी तक यूज नहीं हुआ है और वो चट्टानों के अवशेष हैं। तो मरुस्थल किससे बने हैं? चट्टानों के टूटने के कारण। दूसरा, मरुस्थल का प्रमुख कारण क्या है? खेती ना होना। खेती ना होने के कारण मरुस्थल ज्यादा बढ़ रहा है। राजस्थान में 12 जिले मरुस्थलीकरण के माने जाते हैं। अरावली पर्वत, जैसे राजस्थान ये है अपना, इस प्रकार से विषम कोण राजस्थान हमारा है। यहां से यहां अरावली श्रृंखला है, अरावली, इससे ये वाला क्षेत्र मरुस्थल से संबंधित है। लेकिन ये मरुस्थल अब निकलकर यहाँ इन जिलों में भी आ रहा है, जिनमें सीकर आता है, आपका झुंझुनू आता है। ये क्षेत्र भी मरुस्थल को कहीं ना कहीं कैच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है? पानी का ना होना। पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो यहाँ से निकास होगा, लोग बाग किसकी तरफ आएंगे? शहरों की तरफ आएंगे, और ये शहरों के कारण आने के कारण यहाँ खेती नहीं होगी, तो मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको रोकने के बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हुए हैं। तो मृदा संसाधन हमने पढ़ लिया क्या होता है, और इसके नुकसान पहुंचाने वाले 3 कारक हैं। पहला है भूस्खलन, जो हमने देख लिया, अपरदन और मरुस्थलीकरण। इसमें अगला बिंदु देखें, जलवायु परिवर्तन पर विश्व के लोगों ने क्या क्या चिंतन किए, क्या क्या विचार किए, क्या क्या सम्मेलन किए, या यूं कहें कि कौन से विचार या कौन से संगठन निकल कर आए। इसमें पहला है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाएंगे ऐसे कैसे, तो ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को ये याद होना चाहिए। जून 72 में सबसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसका देश कौन सा था? स्वीडन, और ये जून 1972 में हुआ है। इसका मुद्दा क्या था? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। ये सम्मेलन सारे के सारे किसके हैं? यूएनओ के हैं, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर एकता लाने वाले सम्मेलन हैं। सवाल क्या आएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन कब और कहां हुआ? 72 में हुआ। कहां हुआ? स्वीडन में हुआ। किसका सम्मेलन था? यूएनओ का सम्मेलन था। क्या रखा गया मुद्दा? जलवायु परिवर्तन। इतनी बातें सबको याद होनी चाहिए। इसके बाद इसकी 10 साल वाली वर्षगांठ जो मनाई गई, 10 साल के बाद में जो चर्चा की गई इसके ऊपर, वो कब की गई? 1982 में की गई। जगह कौन सी थी? नैरोबी थी। देश कौन सा था? केन्या था। और फिर से पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने क्या क्या हैं, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। यूएनओ के वर्तमान में 193 देश हैं, इन सब के द्वारा मिलकर पर्यावरण संबंधित सम्मेलन होते हैं। 20वीं वर्षगांठ की बात करें, यानी कि 20 साल बाद जो सम्मेलन अपनाया गया, वो अपनाया गया जून 1992 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ये तो कंपटीशन का सवाल है और ये हमारा बहुत आसानी से पूछा जाने वाला बोर्ड का सवाल है। बोर्ड में सिर्फ यही पूछा गया अभी तक। 20 वर्ष बाद में जून 1992 में रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, जिसमें ये सम्मेलन हुआ, और ये 1992 में हुआ। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। सेव अर्थ का नारा इसमें दिया गया था, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये 3 सम्मेलन आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, जो आया था 1995 में। इसको तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी सारी शर्तें वगैरह आएंगी, इसका पूरा नाम भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।
जून 1972 में स्टॉकहोम में कौन सा सम्मेलन हुआ? जलवायु परिवर्तन से संबंधित हुआ, पर्यावरण से संबंधित यूएनओ का पहला सम्मेलन था। याद रखना, कंपटीशन में सवाल कैसे आता है, पर्यावरण से संबंधित यूएनओ का पहला सम्मेलन कौन सा था? तो कौन सा था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित 72 वाला स्टॉकहोम सम्मेलन था। सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। या स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन को रोकना। यूं पूछ लेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ और ये कौन किसका सम्मेलन था? यूएनओ का सम्मेलन था। क्वेश्चन की प्रकृति कैसे भी हो सकती है, अपने को ये 2 लाइन याद रखनी होंगी, क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे। जून 72 में स्टॉकहोम होता है, कहाँ होता है? स्वीडन में होता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है और यूएनओ का सम्मेलन ये है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय धरातल पर जितने भी देश हैं सबने मिलकर काम किया है, किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर इसके 10 वर्ष पूरे होने पर फिर से सम्मेलन हुआ जून में 82 में। कहाँ हुआ? नैरोबी केन्या में हुआ। उसके भी उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा ही था। और 20 साल बाद में जून 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसे रियो डी जेनेरियो में किया गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या था? सेम उद्देश्य ही है। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है।